हेलो एवरीवन, इट्स देवेश एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइज, आज हम करवाने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज जल्दी हमारी खत्म होने वाली है। आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है ना भाई, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लास्ट सेकंड लेक्चर होने वाला है। लास्ट सेकंड लेक्चर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई लास्ट सेकंड लेक्चर ही है। हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ओनली 2 चैप्टर्स बचे हैं, एक इसके बाद हो रहेगा, बस लास्ट सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 14 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फुट नोट्स एंड बी सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो आज हम ये चैप्टर करने वाले हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 14 है। इससे पहले के अगर लेक्चर आपने सारे नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर्स के लिंक अवेलेबल है, जाके आप सारे लेक्चर्स को सुन सकते हैं, देख सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर किसी को भी नोट्स वगैरह परचेज करने हैं, नोट्स बाय करने हैं, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के नोट्स रेडी हो चुके हैं, जिसमें सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पोर्शंस कवर्ड है अच्छे से। और ये नंबर है कॉन्टेक्ट नंबर, जिस पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप नोट्स को इजीली बाय कर सकते हो। ठीक है, तो भाई जिसको भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट करे, मैसेज करे और नोट्स खरीद सकता है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 14। तो आइए करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर नंबर 14 को स्टार्ट। तो ये सीरीज भाई बीकॉम के लिए बन रही है, जितने बीकॉम के बच्चे हैं सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। यूनिट 5, ठीक है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फुट नोट्स एंड बी सेगमेंट रिपोर्टिंग। पहले आप ये समझोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है बुक्स ऑफ अकाउंट, जहां पर हमें हमारे पूरे कंपनी की या बिजनेस की 2 चीजें पता चलती है। बेसिकली 2 चीजें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उन्हीं 2 चीजों में पूरा बिजनेस होता है। ठीक है, ये आपकी कंपनी है, कोई भी ABC लिमिटेड लगा लो। ठीक है, तो यहां हो जाएगी आपकी एसेट्स, यहां हो जाएगी आपकी लाइबिलिटीज, या फिर आप चेंज भी कर सकते हो। काफी सिनेरियो में, काफी केसेस में आप उल्टा भी कर सकते हो, यहाँ पे लाइबिलिटी, यहाँ पे एसेट्स। तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहते हैं, आपकी बैलेंस शीट को। आपकी बैलेंस शीट में जो आपका नीचे अमाउंट आता है, कंपनी की एसेट्स कितनी है, कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है और कंपनी खर्चा कितना कर रही है, यही चीजें पहचानने आने के लिए, पहचान करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती है। अब बात करते हैं फुट नोट्स क्या है और बी सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या है। फुट नोट्स और बी सेगमेंट रिपोर्टिंग आपको देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, बड़ी नन्ही सी प्यारी सी है। तो यहाँ पे लिखा है फुट नोट्स कैन हेल्प इन्वेस्टर्स। फुट नोट्स, पहला जो वर्ड है इन्वेस्टर, इस वर्ड को चाहे मार्क कर लो, इन्वेस्टर्स की हेल्प करती है फुट नोट्स। ये इन्वेस्टर वर्ड हर एक पॉइंट में आएगा, हर एक पॉइंट में आएगा, हर एक पॉइंट में आएगा। समझ आ गया? इन्वेस्टर वर्ड हर एक पॉइंट में मेंशन होना जरूरी है, कंपलसरी मान के चलो, इसलिए मैंने इसको स्पेशली मार्क किया है। फुट नोट्स कैन हेल्प इन्वेस्टर, इन्वेस्टर की हेल्प्स करता है। किसमें हेल्प करता है? एनालिस्ट एंड अदर स्टेक होल्डर्स बेटर अंडरस्टैंड ए कंपनी फाइनेंशियल पोजिशन या परफॉर्मेंस। ठीक है, कह रहा है कि कंपनी की, या फिर बोल सकते हो जो कंपनी के एनालिस्ट हैं, कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बेटर फाइनेंशियल प्रोविजन या फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए, परफॉर्मेंस वगैरह बताने के लिए बहुत हेल्प करता है। ठीक है, कौन? आपकी फुट नोट्स। कह रहा है एंड पोजीशन, फुट नोट्स कह रहा है पोजीशन बनाना हो या फिर परफॉर्मेंस बताना हो। परफॉर्मेंस और पोजीशन दोनों ही चीजों को बेटर तरीके से बताने में हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को फुट नोट। कह रहा है फुट नोट हेल्प्स कंपनी कंप्लाई विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। कह रहा है कि फुट नोट्स हेल्प करते हैं कंपनी के कंप्लायंस विद रेगुलेटरी, एक रेगुलर बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंपनी को, तो उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, कह रहा है एंड ट्रांसपेरेंसी। देखो ये वर्ड जो मैं मार्क कर रहा हूं, इन वर्ड्स को भूलना मत, ये वर्ड्स नीचे भी आने वाले हैं। ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है, ट्रांसपेरेंसी स्पष्टता, साफ रूप से, हर साफ तरीके से हर एक बुक्स को, हर एक अकाउंट्स को मेंटेन करने में मदद करता है फुटनोट बी सेगमेंट। कह रहा है टू इन्वेस्टर एंड रेगुलेट। कह रहा है जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स इजिली फुटनोट्स के जरिए रेगुलेट कर पाते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, आपकी कंपनी जो है उसके बैलेंस शीट वगैरह समझ में आती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसी में फुटनोट्स के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं। पहला होता है कि इसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है।
जब आप कोई भी चीज मेंटेन करते हो, अकाउंटिंग मेंटेन करते हो, तो उसमें असेट साइड होगी, लायबिलिटी होगी, कुछ आपके एक्सपेंसेस होंगे, कुछ डेटर्स होंगे जिनसे पैसा आना होगा, किन्हीं को पैसा जाना होगा। तो ये जो पॉलिसीज है, इसको पॉलिसीज के अकॉर्डिंग मेंटेन करके चलता है। पॉइंट नंबर बी, अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज मतलब कि जिनकी कोई वो नहीं है, डेट टाइम वगैरह कुछ फिक्स नहीं है, अनसर्टेन है, कोई चीज उसकी फिक्स नहीं है, हमें पता नहीं है, जो चीज पता ना हो वो अनसर्टेन, ठीक है। तो अनसर्टेनिटीज इसमें काफी ज्यादा होती हैं कि चीजें पता नहीं होती, तो उसमें ये हेल्प करता है फुटनोट्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग में आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मैंने बताया था इन्वेस्टर्स वर्ड बार बार यूज होगा, जो इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी में, पोटेंशियल इन्वेस्टर जो पैसा लगाने की ताक में बैठे होते हैं कि हमें कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे इन्वेस्टर्स को जो भी एसेट्स है, लायबिलिटी, आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, तो वो सारे ओवरकम करने में मदद करता है, वो सारे डिस्क्लोज करने में मदद करता है कि कंपनी का एक वैल्यूएशन हो सके। कंपनी का जब अच्छा वैल्यूएशन हो पाएगा, उसी की वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेगमेंट रिपोर्टिंग ही कर पाएंगे, ठीक है। अगला है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आपके काफी सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, काफी सारी अलग अलग टाइप्स की पार्टीज होती हैं, अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर्स होते हैं। तो ये जितने भी डिबेंचर होल्डर है, शेयर होल्डर्स है, तो इनसे जितने भी आपके ट्रांजेक्शन है, आप जितना भी इनसे माल बेच रहे हो या खरीद रहे हो, तो उन गुड्स की सारी सारी पार्टली ट्रांजैक्शन डिटेल्स मेंटेन करके फुटनोट चलता है, ठीक है। अगला है ड्रॉबैक्स ऑफ फुटनोट। देखो फुटनोट के हमने खास बातें पढ़ ली है, अब हमें ना हर चीज की एक ड्रॉबैक्स पता होनी चाहिए। फुटनोट्स की भी कुछ ड्रॉबैक्स होती है, मतलब कि फुटनोट्स जो है वो कुछ कमियां हैं, कुछ कमी करते हैं। तो पहली कमी होती है कॉम्प्लेक्सिटी। इसको आप कॉम्प्लेक्स नहीं बोल सकते, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी की इसमें कमी होती है कि आप फुटनोट्स में जब ट्रांजेक्शन करते हो, ट्रांजेक्शंस बाद में छेड़छाड़ या मॉडिफाई नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्सिटी की कमी होती है। अगला आता है लेंथी। फुटनोट्स हमेशा लेंथी होते हैं, मतलब कि बड़े लंबे चौड़े होते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर इनको पढ़ के समझना चाहता है या फिर कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो शॉर्ट में नहीं पढ़ पाएगा, उसको लेंथी बड़े बड़े फुटनोट्स पढ़ने पड़ेंगे, आपके वर्किंग नोट समझने पड़ेंगे, आपने इन्वेस्टर्स को कहाँ पैसा दिया, सब चीज डिटेल में देखनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है प्रोसेस, जिसकी वजह से थोड़ा ड्रॉबैक्स हो जाता है, ठीक है। अगला है टाइमिंग। ज्यादा लेंथी होने की वजह से टाइमिंग वगैरह ज्यादा कंज्यूम करता है, कभी कभी ज्यादा टाइम हो जाता है इसको देखते हुए। इन्वेस्टर्स ज्यादा 3 महीने 2 महीने हफ्ते भर रह गए रहते हैं इसको समझने में, ठीक है। कंपनी को एनालाइज करने में टाइम ज्यादा जाता है, और जितना टाइम जाएगा उतना एक टाइम कंपनी के लिए कीमती होता है। स्टैंडर्डाइजेशन इसमें बहुत कम होता है, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है। अगर स्टैंडर्डाइजेशन हो, हर किसी को एक रूल दे दिया जाए कि इसी लिमिट पे सबको चलना है, तो सबके लिए इजीली हो जाए। बट यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन ना होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन होना जरूरी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमन टाइप्स ऑफ फुटनोट। कॉमन टाइप्स, फुटनोट के कॉमन टाइप्स क्या क्या होते हैं जो बिजनेस में कंपनीज यूज करती है। पहला आता है अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखो मैं इसकी चाहे आपको कॉमन टाइप्स बता दूं, तो जो कॉमन टाइप्स है सेम यही चीज हमने फीचर्स में पढ़ी थी। अकाउंटिंग पॉलिसीज है ये रहा, ठीक है। कंटीजेंसी ये भी इसमें आता है। कंटीजेंसी मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, एक मिनट, तो भाई कंटीजेंसीज मतलब होता है कि जब आपके जो फुटनोट्स है या फिर जो आपके इन्वेस्टर्स है, जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, वो जब आपकी चीजों को परख लेते हैं, जब आपकी पूरी एसेट्स लायबिलिटी को खकोल लेते हैं, देख लेते हैं कि पैसा कहाँ से आना है, कितना जाना है, उसके अकॉर्डिंग जब वो अपना डिसीजन बनाते हैं कि अब हमें इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो कंटीजेंसीज कहलाती है, ठीक है। तो देखो कंटीजेंसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो कि इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, और सिग्निफिकेंट इवेंट ये भी और इसी में आएगा। साथ ही साथ सेगमेंट रिपोर्टिंग, ये रहा सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है, जो मैंने बताया था। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ये भी इसमें आएगा। तो ये सारे कॉमन टाइप्स जो है फुटनोट के, वो इसके फीचर्स भी हैं और कॉमन टाइप्स भी है, तो दोनों ही इसके सेम है, तो इसको ज्यादा डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करें ड्राफ्टिंग ऑफ नोट्स टू अकाउंट। कह रहा है नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या हमें मेंटेन करना है, क्या क्या ड्राफ्टिंग में रखना पड़ेगा, वो देखो। पहला है अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, फुटनोट्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो देखो बेसिकली फुटनोट्स काम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करने में, एक वर्किंग नोट की रोल निभाते हैं। वर्किंग नोट तो नहीं कह सकते, वो तो एक रफली होता है, वर्किंग नोट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें उसकी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है।
चीजों को समझाने के लिए जरूरत होती है। जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी एसेट्स लेंगे, जो आपको माल सेल कर रहे हैं, कस्टमर्स आपके, तो उनको समझाओगे कैसे कि बिजनेस में क्या चल रहा है, ठीक है। वो अगला आता है यूज क्लियर एंड कॉन्शियस लैंग्वेजेस। लैंग्वेज इस आसान होनी चाहिए ताकि प्रॉपर किसी को भी वो समझ में आ सके, ठीक है। दूसरा यूज क्लियर, आपको क्लियर चीजें मेंशन करनी है, वहां पे आपको कोई धांधलेबाजी नहीं करनी है, हर चीज आपको क्लियर मेंशन करनी है, ठीक है। आपकी असेट्स कितने की है, अगर मान लो आपकी असेट्स मान लो 2 लाख रुपए की, आप 2 लाख लिखोगे, 3 लाख की असेट है 3 लाख लिखोगे, जो भी आपका नॉन करंट असेट है या करंट असेट है वो आप मेंशन करोगे। इसी तरह से लायबिलिटी, हर एक का अमाउंट अलग अलग आप एक्यूरेट मेंशन करोगे, क्लियर। ऑर्गेनिक्स द नोट्स लॉजिकली, नोट्स को लॉजिकली बनाना है, नोट्स उन पे होने चाहिए इवेंट बेस पे, नोट्स इवेंट बेस पे होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर लिखा ना मैंने इनसिक्योर एक्यूरेसी, आपके नोट्स ऑर्गेनिक्स होने चाहिए, मतलब कि आप जो चीज उसमें शो कर रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो आपने शो करा है 2 लाख 3 लाख 4 लाख, तो वो आप प्रूफ के तौर पे दिखा सको, ठीक है। इनसिक्योर एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब आप उसको दिखा सको, आप उसको डिफाइन भी कर सको, ठीक है। तो लॉजिकली भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी दोनों में होनी चाहिए, ठीक है। अगला आएगा रिव्यू। जब नोट्स वगैरह बना रहे हो, फुट नोट्स, उनको आपको रिव्यू करने में आसानी हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ड्रॉबैक्स में कि ये लेंथी हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता, टाइम ज्यादा लगता है इस वजह से। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि जहां टाइम लग रहा हो, जहां पे लेंथी बहुत ज्यादा हो, कि इन्वेस्टर पढ़ता पढ़ता सुबह से शाम हो गई वो पढ़े जा रहा है, ठीक है। चीजें समझ नहीं आ रही है, कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, चीजें मिक्स नहीं होनी चाहिए कि चीजों के अंदर कोई दूसरी चीज मिक्स हो रही है। कभी आप बात कर रहे हो असेट्स की, तो असेट्स वाले पेज में कोई आपके लायबिलिटीज चल रही हो, ठीक है। तो ऐसे चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। रिव्यू करते हैं टाइम इजिली एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग अच्छे से रिव्यू कर सके बंदा, ऐसा बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा फुट नोट्स। अब हम बात करेंगे सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा था अभी थोड़ी देर पहले, सेगमेंट रिपोर्टिंग, ठीक है। सेगमेंट रिपोर्टिंग है ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 में कह रहा है कि डील विद सेगमेंट रिपोर्टिंग इट डिस्क्लोज। जब आप सेगमेंट रिपोर्टिंग के साथ डील करते हो तो इट डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, ये आपको डिस्क्लोज करके देगी इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस। तो भाई इसमें मार्क कर लो, अबाउट द परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट की परफॉर्मेंस और उसकी पोजीशन दोनों चीजें डिस्क्लोज करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 मींस सेगमेंट रिपोर्टिंग। बात क्लियर है? तो भाई सॉरी मेरे को यहाँ लगा ऐसा कुछ चुभा। तो सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है वो आपको डिस्क्लोज करने में हेल्प करती है, क्या चीज, आपकी परफॉर्मेंस और पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑफ ए कंपनी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें डिस्क्लोज कर सकते हो? पहली चीज तो आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, मतलब सेगमेंट क्या होता है पहले तो आप ये समझो। सेगमेंट मतलब हो सकता है कि आपकी जो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है, परफॉर्मेंस है, जैसे कि आपके इन्वेस्टर्स कितने हैं, डिबेंचर्स में पैसा किन किन को गया है, ठीक है, या फिर आपने शेयर होल्डर्स में पैसा किस किन को शेयर्स इशू करे हैं, तो ये आपकी परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस को इन्वेस्टिगेशन करने में या आइडेंटिफिकेशन में बहुत इजीली होता है। सेकंड आता है क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर। क्वांटिटेटिव बोला, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वांटिटेटिव डिस्क्लोज कर सकते हो कि किसको कितने क्या सेगमेंट गए हैं, कितने गए हैं, अमाउंट कितना गया है। वो ना एक वैल्यू टर्म होती है, एक वैल्यू टर्म जिसको बोलते हैं कि गिनती में हम जिसको वैल्यूएबल हो, या बोल सकते हैं दूसरा नाम बोलूं तो काउंटेबल। चीजें वैल्यूएबल भी होनी चाहिए और काउंटेबल भी होनी चाहिए, जिसको हम काउंट कर सके क्वांटिटी में, ठीक है। अगला आता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब होता है उसकी प्रोडक्ट कैसा है, सर्विसेज कैसी है, सेटिस्फाइड है या नहीं है, अनसेटिस्फाइड है या कैसी है, तो उसको क्वालिटी मेजर करना कि क्वालिटी जो है उसकी वो कैसी है। अभी आप कोई भी चीज खरीदते हो, आप बिजनेस चला रहे हो, आपने कोई एक शोरूम खोला हुआ है जिसमें आप होंडा के बाइक्स बेच रहे हो, ठीक है, होंडा की बाइक्स है, तो बाइक्स की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटेटिव आप कैसे सेगमेंट करोगे, बांटोगे कैसे? आप जब ही सेगमेंट कर पाओगे जब आपकी क्वालिटी उस प्रोडक्ट की अच्छी होगी, ठीक है। आगे इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शंस, कुछ ट्रांजैक्शंस इंटर सेगमेंट होते हैं, मिले जुले ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, जहां पर चीजों को क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। एक चीज के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं किया जाएगा, जैसे ऊपर मैंने बताया था कि आप क्वालिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हो, नीचे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हो, यहाँ पर क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों चीजें मिलके
आपकी चीजों को डिसाइड करने में हेल्प करती है। ठीक है, अगला है रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन मतलब होता है जब चीजें डिसाइड हो जाएंगी, जब आप सेगमेंट के लिए तैयार हो, जब आपने अपनी रिपोर्टिंग तैयार कर लिया, ठीक है, अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स आके आपकी रिपोर्टिंग चेक करें, तो रिकंसाइल करना, उसको मैच करना कि गैप कहाँ आ रहा है। अगर पैसों का झोल आ रहा है, झोल मतलब मीन्स अगर मान लो आपकी लाइबिलिटी 10 लाख की है, आपकी एसेट्स जो आ रही है वो 8 लाख की आ रही है, ठीक है, बैलेंस शीट में आपका कैपिटल वगैरह भी लगा के आपकी मैच नहीं हो रही है, यहाँ पे टोटल बैलेंस जो है 15 लाख आ रहा है, यहाँ पे टोटल बैलेंस जो है 17 लाख आ रहा है, तो 2 लाख रुपए कहाँ चले गए, वो रिकंसाइल करना। वो रिकंसाइल जो है वो सेगमेंट रिपोर्टिंग करती है, इन्वेस्टर्स करते हैं आपकी बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब इसके उद्देश्य क्या है। पहला होता है कि बेटर डिसीजन मेकिंग, आपका कंपनी का जो डिसीजन मेकिंग है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग एक बेटर डिसीजन आप ले सकते हो। ठीक है, काफी बार कंपनी एक बेटर पोजीशन या एक बेटर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होती। जो ड्रॉबैक हमने फुटबैक में पढ़ा था, फुट नोट्स में मैंने बताया था आपको कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता, बट सेगमेंट में स्टैंडर्डाइजेशन थोड़ा होता है, तो इसके बेटर डिसीजन मेक करने में हेल्प हो जाती है। अगला आता है इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। देखो ट्रांसपेरेंसी वर्ड मैंने बताया था यूनिवर्सल हो गया, इस वीडियो में नहीं, इससे पिछले लेक्चर में बताया था, जो चैप्टर नंबर जहां मैंने 13th कवर कराया था। ठीक है, उसमें आपको मैंने अच्छे से डिस्क्लोज किया था ट्रांसपेरेंसी क्या है। वो वीडियो नहीं देख रहे भाई, वो भी देख लेना एक बार। ठीक है, इससे पहला लेक्चर हो, इससे पिछला जो था। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्लियर चीजों को साफ और स्पष्ट रूप से दिखाना। ठीक है, कोई छुपाने वाली बात नहीं। ऐसा कह रहा है रिसोर्सेज एलोकेशन इंप्रूव्ड, आपको अपने रिसोर्सेज इंप्रूव करने हैं। रिसोर्सेज मतलब आपके इन्वेस्टर्स, आपके स्टेक होल्डर्स, आपके कस्टमर्स, तो इनको रिसोर्सेज बोला गया। आपके रिसोर्सेज में असेट्स, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये तो नहीं है, इनके रिसोर्सेज अलग हैं। जो आपका स्टाफ है, स्टेक होल्डर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, तो इनको अलोकेशन करना, इनको क्या करना और बेहतर से बेहतर बनाना, इंप्रूव करना इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं स्कोप की। स्कोप क्या होता है, बिजनेस सेगमेंट स्कोप होता है और जियोग्राफिक सेगमेंट स्कोप होता है। इनके दो स्कोप मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिक सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट वो स्कोप जहां पे कंपनीज वर्क करती है, जियोग्राफिक सेक्टर जहां छोटी कंपनीज प्लस इंडस्ट्री लेवल की जो कंपनी होती है वो दोनों वर्क करती है, तो जियोग्राफिकल सेगमेंट होता है। ठीक है, बिजनेस में बड़ी कंपनी आती है जैसे मारुति सुजुकी, होंडा, BMW, लैम्बोर्गिनी वैसी, और इसमें आती है इंडस्ट्रियल, इंडस लेवल की, इंडस लेवल की कंपनी, मतलब जो भी इंडस्ट्रियल टाइप कंपनी है वो स्मॉल कंपनी भी जियोग्राफिकल सेगमेंट में लाई करती है। आगे हम बात करेंगे सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। सेगमेंट की अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, तो सेगमेंट की कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं, जिसमें पहली पॉलिसी है कि मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी। आप कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो तो पहली चीज आपको प्रॉफिट मेकिंग करना है। आप ये देखोगे कि सेगमेंट में परफॉर्मेंस और पोजीशन एनालाइज करने के बाद बिजनेस के आपको प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट मेजरेबल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी, आप उसको मेजर कर सको। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हो रहा है बट आप मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो मेजरेबल प्रॉफिट होना चाहिए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क। जो भी इन फ्यूचर में, मैंने क्या बोला, जो भी इन फ्यूचर में रिस्क आ रहा है उन रिस्क को आप पोटेंशियली मेजर करके रखोगे। मतलब कि आने वाले टाइम पे कंपनी को इतना लॉस हो सकता है, किसी से उधार मान लिया, अब वो बैंक आपसे लोन मांग रही है वापस चुकाने के लिए, आपसे पहले उसने लोन दिया आपको, फिर अब वो अपना लोन वापस मांग रही है, पैसे वापस मांग रहे हो आप लोग अपने, मेरे को पैसे देते हो, आप मुझसे पैसे वापस मांग रहे हो। इन फ्यूचर में जो भी 10 लाख 20 लाख रुपए मेरे को आपको वापस देने हैं, तो वो चीज को आपको पहले ही आइडेंटिफाई करके चलना है। पोटेंशियल रिस्क, जो आने वाली रिस्क है, जो आपको रिस्क पता होगी कि हमें कितना पैसा चुकाना है, आप सेगमेंट में एक अलग सा रिजर्व बना के सेपरेट उस पैसों को रख सकते हो। ठीक है, आगे है कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कंप्लायंस जो है वो मेंटेन करके चलते हैं। अब आपके यहाँ पे कंप्लायंस मतलब जो भी आपके कंप्लायंस होते हैं, आप टैक्स भरते हो, रिटर्न भरते हो, कहीं आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, उस पर इंटरेस्ट वगैरह देते हो, डिविडेंड आते हैं, तो ये जो कंप्लायंस होते हैं, छोटे छोटे कंप्लायंस है, बड़े बड़े कंप्लायंस, तो इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेंटेन करना, फाइनेंशियल बुक्स में उनको क्लियरली दिखाना, शो करना, तो इसमें सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हमारा पूरा चैप्टर हो गया क्लियर। अब आप इसको उतार सकते हो, अभी मैं जाऊंगा तो चाहे स्क्रीनशॉट फोटो वगैरह ले लेना। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फुटनोट्स एंड हमारा सेगमेंटेशन रिपोर्टिंग जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
आई विश आप लोगों को चैप्टर अच्छे से क्लियरली समझ आया होगा जो चैप्टर में था। अब अगर किसी को भी नोट्स वगैरह बाय करने हैं तो ये नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पे कॉन्टैक्ट या मैसेज करके नोट्स को बाय कर सकते हो। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि आखिरी लेक्चर होने वाला है। ये लेक्चर है लास्ट सेकंड, इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आखिरी होगा इस पूरी बुक का। अकाउंटिंग आपकी पूरी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी उस चैप्टर के बाद, ठीक है भाई। तो आखिरी लेक्चर एक और कराने वाले हैं, तो अभी आप इसको उतार लो, नोट डाउन कर लो, मैं हट जाता हूँ अभी के लिए। नहीं, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। और प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अपने फ्रेंड्स तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एग्जाम वगैरह आ रहे हैं तो उनके भी अच्छे बेनिफिट हो सके, ठीक है। थैंक यू।